हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू आवर चैनल स्किल मास्टर। मैं हूँ प्रीति राठौर और आज हम NSTI मुंबई का टेस्ट सीरीज 6 कर रहे हैं। हमने 25 क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम और 25 क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ में हम टेस्ट सीरीज 7 के भी 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम आज 35 क्वेश्चन करेंगे टोटल। ठीक है, तो पहले टेस्ट सीरीज 6 को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो बने रहिएगा मेरे साथ और करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी। इसमें आपको बता रहा है कि प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अवेकिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्नर को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अवेयर करना। ऑप्शन नंबर बी है एक्वायरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट विद लर्नर इंटरेस्ट, आपको लर्नर के इंटरेस्ट को एक्वायर करना है, उनकी विभिन्न तरह की सब्जेक्ट नॉलेज के साथ, विभिन्न तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। ऑप्शन नंबर सी है क्रिएटिंग इंटरेक्शन मोमेंट इन द लर्नर माइंड, आपको लर्नर के माइंड में इंटरेक्शन मोमेंट को क्रिएट करना है। और ऑप्शन नंबर डी है अप्लाई द लर्न टास्क, आपको लर्न टास्क का अप्लाई करना है। आपको इसमें बताना है कि प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है। वेरी गुड। तो हमारी प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ओह सॉरी, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारी एक्वायरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट विद लर्नर इंटरेस्ट, मतलब कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के से अपने लर्नर का जो सब्जेक्ट के इंटरेस्ट है उसको क्या करना है, क्रिएट करना है। और साथ ही साथ में उनकी विभिन्न तरह की जो नॉलेज है अपने सब्जेक्ट से लेकर, अपने प्रैक्टिकल से लेकर, उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि मतलब कि लर्नर का जो इंटरेस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, उसमें उनकी एक प्रैक्टिकल नॉलेज रखनी है, आपको प्रैक्टिकल व्यवहार पैदा करना है, प्रैक्टिकली उनको नॉलेज देना है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपकी प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है। आपकी प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी है जब आप लर्नर को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट की क्या दो, नॉलेज दो, व्यवहारिक नॉलेज दो उनको। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज दो। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी। अब आपको बतानी है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन आपके पास सेम ही है, अवेकिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको अपने लर्नर को तैयार करना है अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अवेयर करना है। ऑप्शन नंबर बी है एक्सप्रेसिंग व्यूज़ नेचुरली थ्रू वेराइट रूल्स, जो नेचुरली होते हैं, ठीक है, मतलब कि अलग अलग तरह की स्वाभाविक तरह की जितनी भी नेचुरली होती है उन चीज़ को, उन चीज़ों के बारे में अपने व्यू को एक्सप्रेस करना। ऑप्शन नंबर सी है क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन मोमेंट इन द लर्नर माइंड, लर्नर के माइंड में इंस्ट्रक्शन मोमेंट को क्रिएट करना। ऑप्शन नंबर डी है थिंक अवर मेन पॉइंट ऑफ टीचिंग, आपको टीचिंग के मेन पॉइंट के बारे में सोचना है। वेरी गुड। क्या है हमारा आंसर? क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन मोमेंट इन द लर्नर माइंड, आपको लर्नर के माइंड में क्या करनी है, इंस्ट्रक्शन क्रिएट करनी है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मोमेंट के जो आपके मतलब कि जिसको बोलते हो आप अंत क्रियाएँ जो होती हैं हमारी, ठीक है, उनसे हलचल पैदा करनी है अपने लर्नर के माइंड में। ठीक है, तो ये है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है ह्यूरिज्म स्ट्रेटेजी कौन सी है आपकी। ऑप्शन आपके पास सेम ही है,
अवेकिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर बी है एक्वायरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट विद लर्नर इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी है क्रिएटिंग इंटरेक्शन मोमेंट इन द लर्नर माइंड। और ऑप्शन नंबर डी है टीचिंग क्रिएटिंग प्रॉब्लम लर्नर सर्च आउट थिंक ऑब्जर्व एंड कंक्लूड। इसमें ऑप्शन नंबर 4 बता रहा है आपको कि जो टीचर होगा वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा और लर्नर क्या करेगा, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सर्च करेगा। ठीक है, क्या करेगा, प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा, ऑब्जर्व करेगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा। तो आपको बताना है कि ह्यूरिज्म स्ट्रेटजी क्या है। आप इसको बोल सकते हो ह्यूरिज्म को उत्तराधिकारी स्ट्रेटजी क्या है आपकी। वेरी गुड। कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर डी। टीचर क्रिएट प्रॉब्लम लर्नर सर्च आउट थिंक ऑब्जर्व एंड कंक्लूड। मतलब कि टीचर क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है और जो आपका स्टूडेंट है वो थिंकिंग से, ऑब्जर्वेशन से सॉल्यूशन को ढूंढ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है डिस्कस स्ट्रेटेजी। आपको बतानी है कि डिस्कस स्ट्रेटेजी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है अवेकिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर बी है एक्वायरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट विद लर्नर इंटरेस्ट। और ऑप्शन नंबर सी है टीचर क्रिएट प्रॉब्लम लर्नर सर्च आउट थिंक ऑब्जर्व एंड कंक्लूड। ऑप्शन नंबर डी है थिंक ओवर द प्रॉब्लम बाय क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। वेरी गुड। तो आपकी डिस्कस स्ट्रेटेजी क्या है? ऑप्शन नंबर डी, थिंक ओवर द प्रॉब्लम बाय क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। आप क्वेश्चनिंग और आंसरिंग के द्वारा अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, विचार रख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी डिस्कस स्ट्रेटेजी थी, चर्चा की रणनीति थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी। अब आपको बतानी है कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अवेकिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर बी है एक्वायरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट विद लर्नर इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी है टीचर क्रिएट प्रॉब्लम लर्नर सर्च आउट थिंक ऑब्जर्व एंड कंक्लूड। ऑप्शन नंबर डी है थिंक ओवर द प्रॉब्लम बाय क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। वेरी गुड। तो आपकी सेंसिटिव स्ट्रेटेजी कौन सी है? अवेकिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपको लर्नर को तैयार करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी कौन सी है। सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी कौन सी है आपकी? डूइंग द टास्क इंडिपेंडेंटली बाय प्रिपेयरिंग द आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट, या रिपीटेशन, या फिर अप्लाई द लर्न टास्क, या फिर डी है टास्क इज टू बी डन एट होम।
वेरी गुड। क्या है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, डूइंग द टास्क इंडिपेंडेंटली बाय प्रिपेयरिंग द आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट। जो आपको आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट बनानी है या आउटलाइन ऑफ द स्टडी बनानी है, मतलब कि जो आपको अपनी स्टडी को लेकर जो कोई आउटलाइन बनानी है, ठीक है, उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है? इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर करना है और उस टास्क पर वर्क करना है, ठीक है। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी आपकी? सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी है, जिसमें आप क्या करते हो? सबसे पहले अपनी स्टडी की आउटलाइन बनाओगे, प्रिपेयर करोगे उसको और उस पर इंडिपेंडेंटली वर्क करोगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है ड्रिल वर्क स्ट्रेटेजी। अब आपको बतानी है कि ड्रिल वर्क स्ट्रेटेजी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है एक्वायरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट विद लर्नर इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी है सेल्फ स्टडी। ऑप्शन नंबर सी है रिपीटेशन और ऑप्शन नंबर डी है अप्लाई द लर्न टास्क। वेरी गुड। क्या है आपका आंसर? अप्लाई द लर्न टास्क, ठीक है। ड्रिल स्ट्रेटेजी कौन सी है? जब आप अपने लर्न टास्क को अप्लाई करो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है रिकैपुलेशन स्ट्रेटेजी कौन सी है? अब आपको बतानी है रिकैपुलेशन स्ट्रेटेजी, जिसको आप बोलोगे पुनःपूंजीकरण स्ट्रेटेजी आपकी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है सेल्फ स्टडी। ऑप्शन नंबर बी है रिपीटेशन। ऑप्शन नंबर सी है अप्लाई द टास्क लर्न टास्क या ऑप्शन नंबर डी है टास्क इज टू बी डन एट होम। वेरी गुड। तो रिकैपिटुलेशन स्ट्रेटेजी कौन सी आपकी? रिपीटेशन करना, ठीक है, बार बार किसी चीज़ को दोहराना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है रिव्यू स्ट्रेटेजी कौन सी है? रिपीटेशन या अप्लाई द लर्न टास्क या फिर सी है थिंक ओवर मेन पॉइंट ऑफ टीचिंग या ऑप्शन नंबर डी है टास्क इज टू बी डन एट होम। वेरी गुड। तो रिव्यू हम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, जितने भी हमारे मेन पॉइंट होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, उसको क्या करते हैं? रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, सोचते हैं। तो आपकी या उस पर बात करते हैं। रिव्यू इसी तरह से करते हैं। तो आपकी रिव्यू स्ट्रेटेजी भी क्या हो गई? थिंक ओवर मेन पॉइंट ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मेन पॉइंट पर सोचना, चर्चा करना, ठीक है। तो अब आपको बतानी है असाइनमेंट क्या है। सेल्फ स्टडी है, रिपीटेशन है या फिर अप्लाई द लर्नर टास्क है, लर्न टास्क है या फिर टास्क इज टू बी डन एट होम, या फिर ऐसा टास्क है जिसको आप घर पे डन करते हो। वेरी गुड। तो असाइनमेंट क्या है? टास्क इज टू बी डन एट होम, मतलब कि इसको हम एक तरह से होमवर्क भी बोलते आए हैं, ठीक है। तो और कॉलेज ITI में हम आपको दी जाती थी कि आप असाइनमेंट बना के लाइए, तो उस टास्क को हम कहाँ कंप्लीट करते थे? अपने होम पे कंप्लीट करते थे, एज ए होमवर्क करते थे। तो आंसर भी हमारा वही है, टास्क इज़ टू बी डन एट होम,
ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है ब्लूम मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटेजी। अब आपको बतानी है कि जो ब्लूम की मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटेजी कौन सी है इनमें से, ठीक है। अप्लाई द लर्नर टास्क, या फिर टीचिंग, क्रिएट प्रॉब्लम, लर्नर सर्च आउट, थिंक, ऑब्जर्व एंड कंक्लूड। ऑप्शन नंबर सी है फोकस द वीकनेस ऑफ द लर्नर एंड ट्रायल्स ऑफ एलिमिनेट दैम। ऑप्शन नंबर डी है थिंक ओवर द प्रॉब्लम बाय क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। वेरी गुड। कौन सी है? फोकस द वीकनेस ऑफ द लर्नर एंड ट्राइज टू एलिमिनेट दैम। आपको क्या करनी है? अपनी लर्नर की जो वीकनेस है उस पर फोकस करना है और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, उसको दूर करने की कोशिश करनी है, अपने लर्नर की कमियों को, कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करनी है। दैट ये किसने कहा है? आपके ब्लूम ने कहा है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में उसने बताया है ना कि किस तरह से हमने लर्नर को प्रिपेयर करना है। उसने पूरी ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो उसने चार्ट बनाई है वो उसके अंदर उसने डिफाइन किया है एक एक चीज़ को, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है डिस्कवरी स्ट्रेटजीज। डिस्कवरी स्ट्रेटजी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है अवेकनिंग लर्नर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर बी है अप्लाई द लर्न टास्क। ऑप्शन नंबर सी है टीचर क्रिएट प्रॉब्लम, लर्नर सर्च आउट, थिंक, ऑब्जर्व एंड कंक्लूड। ऑप्शन नंबर डी है लर्नर सर्च न्यू फैक्ट अंडर टीचर्स हैव टू बिकम अ डिस्कवर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें ऑप्शन आंसर क्या है आपका कि लर्नर क्या चाह रहा है? लर्नर एक डिस्कवर बनना चाह रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है? नई नई चीज़ें, नए नए फैक्टर ढूंढता है। किसकी हेल्प से? अपने टीचर की हेल्प से ढूंढते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि लर्नर एक डिस्कवर बनने के लिए अपने टीचर की हेल्प से न्यू फैक्टर को सर्च करता है, ठीक है। यही हमारा आंसर है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है रोल प्लेइंग स्ट्रेटेजी। अब आपको बतानी है कि रोल प्लेइंग स्ट्रेटेजी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है एक्वायरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट विद लर्नर इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी है एक्सप्रेसिंग व्यू नेचुरली थ्रू वेराइट रोल्स। या ऑप्शन नंबर सी है क्रिएटिंग इंट्रक्शन मोमेंट इन द लर्नर माइंड। या ऑप्शन नंबर डी है टास्क इज टू बी डन एट होम। वेरी गुड। क्या है आपका आंसर? एक्सप्रेसिंग व्यू नेचुरली थ्रू वेराइट रोल्स, ठीक है। आपका आंसर क्या बता रहा है कि भाई आपको इस तरह से मतलब कि स्वाभाविक रूप से नेचुरली थ्रू वेराइट रोल, जितने भी स्वाभाविक रूप से जितने भी रोल्स होते हैं, जितनी भी भूमिकाएं होती हैं, उनको आपने अच्छे से निभाना है, अच्छे से एक्सप्रेस करना है, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो हिंदी में इसको कि स्वाभाविक रूप से विभिन्न तरह की भूमिकाओं के बारे में सोचना, अपने विचार व्यक्त करना, ठीक है। क्या कहलाती है? आपकी रोल प्लेइंग स्ट्रेटेजी कहलाती है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है बेसिक एलिमेंट ऑफ एजुकेशन आर डिस्कवर्ड बाय। अब आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में कि एजुकेशन के बेसिक एलिमेंट को हम किस तरह से डिस्कवर करते हैं, किस तरह से खोजते हैं, ठीक है। या किसने खोजे, या कौन से रिसर्च से हम खोजते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्शन रिसर्च से, या फिर फंडामेंटल रिसर्च से,
या फिर रिसर्च से या फिर साइंटिफिक रिसर्च से। वेरी गुड। किससे डिस्कवर करते हैं हम? फंडामेंटल रिसर्च से डिस्कवर करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हमने एजुकेशन के मेन एलिमेंट को डिस्कवर करना है तो हम किससे डिस्कवर करते हैं, किससे रिसर्च, कौन सी रिसर्च करते हैं? फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंस इट प्रैक्टिकली। देखिए ये एक प्रैक्टिकली है, क्या चीज़? डेली प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस आर सॉल्व बाय। जो डेली आपके एजुकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है उसको आप किस चीज़ से सॉल्व करते हो? ऑप्शन नंबर ए है एक्शन रिसर्च से, या फंडामेंटल रिसर्च से, या रिसर्च से या फिर साइंटिफिक रिसर्च से। तो एजुकेशन प्रोसेस की डेली प्रॉब्लम को हम किससे सॉल्व करते हैं? एक्शन रिसर्च से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक्शन रिसर्च इज अ न्यू कंसेप्ट इन एजुकेशन एंड डेवलप्ड फ्रॉम द। जो एक्शन रिसर्च है वो न्यू कंसेप्ट है आपके एजुकेशन का, और उसको डेवलप किससे किया जाता है? आपके फंडामेंटल रिसर्च से, या रिसर्च से, या एक्शन रिसर्च से, या साइंटिफिक रिसर्च से। तो आपका एक्शन रिसर्च किससे डेवलप हुआ है? आपके फंडामेंटल रिसर्च से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये बता रहा है आपको कि जो आपका एक्शन रिसर्च एजुकेशन है वो आपकी एजुकेशन का न्यू कंसेप्ट है, और इसको हम किससे डेवलप करते हैं? अपने फंडामेंटल रिसर्च से डेवलप करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। अब आपको बताना है कि एक्शन रिसर्च क्या है आपकी एजुकेशन में। ऑप्शन नंबर ए है इम्प्रूव स्कूल वर्किंग बाय फाइंडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एजुकेशन प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर बी है एड नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। ऑप्शन नंबर सी है डेवलप करिकुलम एंड टीचर्स। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। तो आपकी एजुकेशन रिसर्च में कौन कौन से एक्शन लिए जाते हैं? ये सभी एक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, आपको क्या किया जाता है, जितनी भी मतलब कि आपके स्कूल की एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्कूल वर्किंग जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको क्या करते हैं, पहले तो फाइंड करते हैं और उसके बाद उसके प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम होती है उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि हम जितनी भी हमारे स्कूल वर्किंग है, स्कूल के रिलेटेड जितने भी वर्क है उसको हम क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। सेकेंड हम क्या करते हैं, अगर हमें अपने स्कूल को डेवलप करना है, स्कूल के अंदर अपनी एजुकेशन को डेवलप करना है, तो हम किसकी सहायता लेंगे? अपने ऑफिस वालों की सहायता लेंगे। सभी लोग मिलकर अपने स्कूल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो क्या है, ऐड नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी नॉलेज को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उनकी नॉलेज की भी हिस्सेदारी रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है डेवलप करिकुलम एंड टीचर। अब क्या करेंगे, हम अपने टीचर से करिकुलम को डेवलप करवाएंगे। ठीक है, करिकुलम क्या होता है, आपके सब्जेक्ट का
जो पूरा बाय द वे अगर आपकी ट्रेड है तो पूरी ट्रेड से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब क्या हो गया, करिकुलम हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्ट्रेटेजी डिटरमाइन द अप्रोच अ टीचर में टास्क टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले आपने इसको समझिए जितना मैंने पढ़ा। इसका बोलने का मतलब है कि स्ट्रेटजी डिटरमाइन द अप्रोच टीचर मे टेक टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रेटजी क्या होती है, हमारी रणनीतियाँ होती है। तो देखिए जो रणनीतियाँ होती है वो सीखने के उद्देश्यों को क्या करती है, सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए एक टीचर की जो है स्ट्रेटजी कैसी होगी। मतलब कि अगर आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो एक टीचर किस तरह की स्ट्रेटजी को अप्रोच करेगा। अब आपको बताना है कि एक टीचर ने अगर स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी करनी है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी इंक्लूड करेगा। मतलब एक जो टीचर है वो डायरेक्टली कैसे इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करेगा। ऑप्शन नंबर ए है लेक्चर, डिडक्टेड, क्वेश्चन, एक्सप्लेटिंग, टीचिंग, प्रैक्टिकल एंड रियल डेमोज। या ऑप्शन नंबर बी है इंक्वायरी, इंडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड डिस्कवरी। ऑप्शन नंबर सी है क्लास डिसीजन, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन या प्रोजेक्ट, स्टूडेंट डूइंग असाइनमेंट इन ग्रुप। या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन। वेरी गुड। क्या है हमारा आंसर? ए, लेक्चर, डिडक्टेड, क्वेश्चन, एक्सप्लेटिंग, टीचिंग, प्रैक्टिकल एंड ड्रिल और डेमोस का यूज़ करेगा एक टीचर डायरेक्टली, ठीक है। देखिए जो ये है स्ट्रेटजी है, देखिए शायद मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ प्योर हिंदी में। जो स्ट्रेटेजी होती है हमारी, ठीक है, वो डिटरमाइन करती है हमारे सीखने के उद्देश्यों को। तो इसने बताया है कि जो रणनीतियाँ है वो सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक जो टीचर है उसकी किस तरह की दृष्टिकोण बनाएगा, वो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए किस तरह की अप्रोच बनाएगा। तो इसमें पूछा था कि डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के लिए एक टीचर की किस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी। तो डायरेक्टली कैसी स्ट्रेटजी रहेगी उसकी कि वो लेक्चर देगा, डिडक्टेड करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, एक्सप्लेनिंग करेगा, टीचिंग करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, ड्रिल करेगा और डेमो करेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेम है, स्ट्रेटजी डिटरमाइन द अप्रोच टीचर में टास्क टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्ट, सेम है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, सिर्फ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी इंक्लूड। अब एक टीचर ने जो क्या बोलते लर्निंग ऑब्जेक्ट को अचीव करना है, बट कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ करके, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो आपको बताना है कि इनडायरेक्टली किस तरह से करेगा एक टीचर। ऑप्शन सेम है, लेक्चर, डिडक्टेड, क्वेश्चन, एक्सप्लेटिंग, टीचिंग, प्रैक्टिकल एंड ड्रिल एंड डेमो से, या फिर इंक्वायरी, इंडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड डिस्कवरी से, या फिर क्लास डिस्कशन से, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन से, या प्रोजेक्ट्स दिखा के, या फिर स्टूडेंट डूइंग असाइनमेंट इन ग्रुप, या फिर स्टूडेंट को असाइनमेंट बनाने के लिए कहेगा ग्रुप में, या फिर नन। इनडायरेक्टली किस तरह से इंस्ट्रक्शन करेगा। वेरी गुड। तो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, इंडक्शंस करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, डिस्कवरी करेगा। तो वो डायरेक्टली तो नहीं करेगा, इन सब को वो कैसे करेगा, इनडायरेक्टली तरीके से करेगा। सबके सामने नहीं दिखाएगा कि मैं कुछ कर भी रहा हूँ,
मतलब कि अपने दिमाग में वो किस तरह से उसको अपनी क्लास के अंदर इंक्वायरी करनी है, ठीक है, किस तरह से उसको इंडक्शन करनी है, किस तरह से उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से करेगा। तो वो हल्ला गुल्ला करके मतलब कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करता है, कैसे करता है, शांत रह के करता है, सोचता है और उसके बाद वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना डिसीजन मेक करता है, ठीक है। सेम यही बोला है, डिसीजन मेकिंग एंड डिस्कवरी, डिस्कवर करेगा कि किस तरह से उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी हो जाती है, एक इंस्ट्रक्टर की, एक टीचर की इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी हो जाती है एक इंस्ट्रक्शन को लेकर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्ट्रेटेजी डिटरमाइन द अप्रोच अ टीचर मे टेक टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर बताना है आपको इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन इंक्लूड, एक टीचर किस तरह से इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करेगा। ऑप्शन सेम है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है लेक्चर, डिडक्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेटिंग, टीचिंग, प्रैक्टिकल एंड ड्रिल एंड डेमोज। ऑप्शन नंबर बी है इंक्वायरी, इंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड डिस्कवरी। ऑप्शन नंबर सी है क्लास डिस्कशन, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट, स्टूडेंट डूइंग असाइनमेंट इन ग्रुप। या ऑप्शन नंबर डी है नन। वेरी गुड। तो किस तरह से करेगा इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन, क्लास में डिस्कशन करवाएगा, स्मॉल स्मॉल ग्रुप बना के उसके अंदर डिस्कशन करवाएगा, प्रोजेक्ट बनाएगा और स्टूडेंट से कहेगा कि आप ग्रुप में असाइनमेंट को करें, असाइनमेंट वर्क करें, ठीक है। तो क्या होगी, ये हमारी इंटरेक्टिव स्ट्रेटेजी होगी, इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी होगी, जिसके अंदर क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर क्लास डिस्कशन करेगा, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा, उस पर डिस्कशन करेगा, ठीक है, और फिर स्टूडेंट से कहेगा कि आप ग्रुप में असाइनमेंट का वर्क करें, काम करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक्सपेरिएंटल लर्निंग स्ट्रेटेजी कौन सी आपकी अब relies heavily on discussion and sharing among participants. Option number B है include learner center and active oriented. Option number C है highly teacher directed and most commonly used. और option number D है none. एक्सपेरिएंशियल लर्निंग स्ट्रेटजी बतानी है आपको इसमें। वेरी गुड। कौन सी है, इंडक्टिव लर्निंग सेंटर, इंडक्टिव लर्नर सेंटर एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेटेजी कौन सी आपकी, जिसमें आप इंडक्टिव होके लर्निंग सेंटर में करते हो और एक्टिव ओरिएंटेड करते हो, जिसको बोलोगे आपकी गतिविधि उन्मुख होके आप किसी वर्क को करते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। अब इसमें आपको बतानी है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी कौन सी है। ऑप्शन नंबर एक है रिलीज heavily on discussion and sharing among participants. Option number B है inductive learner center and active oriented. Option number C है highly teacher directed and most commonly used. Option number D है none. डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी कौन सी है, जिसमें आपका जो टीचर है वो हाईली डायरेक्ट
इंस्ट्रक्शन देता है आपको, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है आपके लिए। या फिर आप बोल सकते हो इसको कि जो आपका टीचर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपको हाईली डायरेक्टेड कर रहा है कि किस तरह दिशा निर्देश दे रहा है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, इस्तेमाल में होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी कौन सी अब relies heavily on discussion and sharing among participant. Option number B है inductive learner centered and active oriented. Option number C है highly teacher directed and most commonly used. Option number D है none. वेरी गुड। तो कौन सी है, relies heavily on discussion and sharing among participant। इसका मीनिंग क्या है कि जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ आपने डिस्कशन करनी है, शेयरिंग करनी है अपने आइडियाज़ की, ठीक है, जो मतलब कि जो आपकी इंटरेक्टिव स्ट्रेटजी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको अपने पार्टिसिपेंट के साथ डिस्कशन करनी है और शेयरिंग करनी है अपने आइडियाज़ की, अपने डिसीजन मेक की, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, टीचर एनालाइज द कंटेंट, डिटरमाइन एंड डिफाइन द लर्नर ऑब्जेक्ट एंड फाइनली राइट दोज ऑब्जेक्ट इन क्लियर टर्म। दिस स्टेप कम्स अंडर दैट स्टेप ऑफ टीचिंग। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि जो टीचर होते हैं वो कंटेंट को बड़े अच्छे से एनालाइज करते हैं, जितने आपके लर्निंग ऑब्जेक्ट होते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्ट है उनको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं साथ ही साथ में उनको डिफाइन भी कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनली क्या करते हैं जो कि उनके ऑब्जेक्टिव है उसको वो क्या करते हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव इन क्लियर टर्म, अच्छे सही तरीके से लिख रहे हैं, सही शब्दों में लिख रहे हैं, स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं। दिस स्टेप कम्स अंडर, तो अब आपको बताना है कि ये स्टेप किसके अंडर आता है आपके स्टेप ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, लीडिंग में या फिर कंट्रोलिंग में। वेरी गुड। किस में आते हैं, प्लानिंग में। प्लानिंग में क्या करते हैं हम, प्लानिंग में एक टीचर क्या करता है, जो कंटेंट होता है उसको अच्छे से पहले तो एनालाइज करेगा, फिर उसको डिटरमाइन करेगा, अच्छे से डिफाइन करेगा, और फिर अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल क्लियरली लिखेगा, बिल्कुल क्लियरली बताएगा। फिर क्या करता है साथ में लास्ट में वो क्या करता है, फाइनली क्या करता है, जितने भी उसके लर्निंग के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्लियर टर्म में लिखता है। जैसे हम भी बनाते हैं ना अपने ऑब्जेक्टिव अलग से, 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं कि देन शैल बी एबल टू एंड द लेसन ऑफ द ट्रेनी शैल बी एबल टू। तो वो किसके अंडर करते हैं हम, स्टेप ऑफ द टीचिंग के अंडर, वो हमारे प्लानिंग के अंदर आता है। प्लानिंग स्टेप ऑफ टीचिंग मतलब कि जो स्टेप है ना आपके टीचिंग का उसके अंदर वो प्लानिंग के अंदर आता है। वैसे तो हमने क्या बनाई है, प्रेपरेशन, हम प्रेपरेशन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, प्रेपरेशन के अंदर ही तो हम प्लानिंग करते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, प्रेपरेशन ही कर रहा है वो कि किसी कंटेंट को तैयार कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, फिर अच्छे से डिफाइन कर रहा है अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को। तो किस में करता है, अपने प्रेपरेशन के दौरान करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, टीचर क्रिएट इफेक्टिव इन्वायरमेंट बाय सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड, टेक्निक, स्ट्रेटेजी एंड एसेंशियल एड बाय विच द लर्नर में अचीव लर्निंग ऑब्जेक्ट। दिस स्टेप कम्स अंडर डैश स्टेप ऑफ टीचिंग। तो इसमें क्या बता रहा है ये आपको कि जो टीचर होता है वो टीचिंग प्रोसेस जो होती है आपकी,
वो अच्छे से क्या करता है, जो टीचर है वो क्या करना चाह रहा है, आपकी जो टीचिंग लर्निंग का जो इन्वायरमेंट है उसको इफ़ेक्टिव बनाना चाह रहा है। इसके लिए वो क्या कर रहा है, अच्छे से अपनी टीचिंग मेथड को यूज़ कर रहा है, अच्छे से सिलेक्ट कर रहा है अपनी टेक्निक को, अपनी स्ट्रेटजी को और असेंशियल एड्स को जो कि ज़रूरी है, उन सब चीज़ों का यूज़ कर रहा है ताकि वो अपने लर्नर को क्या कर सके, तैयार कर सके और वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके। तो ये किसके अंदर आता है हमारा, वेरी गुड, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। तो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा कंटेंट क्या है, उसके अंदर हमने अपने ट्रेनिंग को क्या बताना है, उसके अकॉर्डिंग हम हर चीज़ की ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करने है, कौन सी टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ करनी है, कौन सी टेक्निक आपको यूज़ करनी है, कौन से आपको असेंशियल एड्स यूज़ करनी है, मतलब कि जो आप बताना चाहते हो, किस एड्स के माध्यम से आप अपने ट्रेनिंग को सिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो। तो वो उन सब चीज़ों को सिलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइज कहलाता है। तो ये स्टेप किसके अंदर आ जाएगा, हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाएगा। तो हमारा सेट 6 कंप्लीट हो गया है और आज हम टेस्ट सीरीज 7 कर रहे हैं, जिसके सिर्फ हम आज 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी 40 क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं उनको भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये 7 टेस्ट सीरीज का है और फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, टीचर मोटिवेट द लर्नर टू सच एन एक्सटेंट दैट दे मे स्टार्ट टेकिंग interest in teaching learning. This step comes under dash step of teaching: planning, organizing, leading and controlling. वेरी गुड, क्या कहलाती है, लीडिंग कहलाती है। ओह, मेरे हिसाब से तो ये मोटिवेशन भी आना था। ओके, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी लीडिंग कहलाती है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक इंस्ट्रक्टर है, जो एक टीचर है, वो स्टूडेंट को इस हद तक मोटिवेट कर रहा है, इस हद तक उनको मतलब कि प्रेरणा दे रहा है कि जो आपका ट्रेनी है वो पढ़ने के अंदर क्या ले, इंटरेस्ट ले, ठीक है। तो ये कौन से टीचिंग के अंडर आता है, यहाँ पे आपको 4 स्टेप दिए है अलग अलग: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। वैसे तो हमारा किसके अंदर आ जाता है, अगर अच्छे से मोटिवेट कर रहा है ताकि हमारा ट्रेनी इंटरेस्ट के अंदर ले, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किस में आता था हमारा, ये क्रिएटिविटी में आता था, ठीक है। तो स्टेप ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग या फिर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, लीडिंग में आ रहा है, ठीक है, कि एक जो टीचर है वो लीड कर रहा है, किस तरह से, मतलब कि इस तरह से कि वो अपने ट्रेनी को मोटिवेट कर रहा है और इस हद तक मोटिवेट कर रहा है कि वो लर्निंग के अंदर, सीखने के अंदर इंटरेस्ट ले और अच्छे से किसी चीज़ को सीखे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीचर ऑब्जर्व द एक्सटेंट टू विच द ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडिंग फेज हैज अचीव्ड the learning object. He used techniques of measurement and evaluation for the purpose. This step comes under dash step of teaching. ऑप्शन आपके पास सेम है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग।
वेरी गुड। क्या है आपका आंसर? कंट्रोलिंग है। देखिए अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब जो एक टीचर है वो क्या कर रहा है, अपने क्लास को अच्छे से लीड करना चाहता है, ठीक है, और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहता है। इसके लिए वो क्या कर रहा है, वो अपनी क्लास को लीड और ऑर्गेनाइज क्यों करना चाहता है, ताकि वो अपनी लर्निंग ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट को इवैल्यूएशन करने के लिए टेक्निक का यूज़ करता है, मतलब कि इवैल्यूएशन को करने के लिए टेक्निक की हेल्प लेता है, ठीक है। इवैल्यूएशन को हम क्या बोलते हैं, साथ ही साथ में मेज़रमेंट भी बोलते हैं, कि किसी चीज़ की मेज़र करनी है हमने, ठीक है। तो जो ये पर्पस है, मतलब कि उसका अपने स्टूडेंट को इवेलुएट करने का, वो क्या है कि उसको लर्निंग ऑब्जेक्ट जो है अचीव करने हैं, इसलिए वो अपने लर्नर को क्या कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि दिस स्टेप्स कम्स अंडर, तो ये स्टेप आपके किसके अंदर आ जाएगा, कंट्रोलिंग के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, किसी चीज़ को लीड करना है, किस तरह से किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, किस चीज़ से किसी चीज़ को लीड करना है, तो किस चीज़ के अंदर आ जाता है, हमारा कंट्रोलिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टीचिंग इज़ अ कंटिन्यूअस एंड पर्पसफुल प्रोसेस, सो डैश आर द मोस्ट असेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल टीचिंग प्रोसेस। इनमें से अब आपको बताना है कि टीचिंग एक कंटिन्यूअस और पर्पसफुल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको सक्सेसफुल टीचिंग प्रोसेस बनाने के लिए इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मोटिवेशन या ऑब्जेक्टिव या प्रेजेंटेशन या समरी। वेरी गुड। क्या है हमारा आंसर? ऑब्जेक्टिव है। देखिए जब हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, ठीक है, तभी तो हम एक पर्पसफुल टीचिंग करवा सकते हैं ना। और वही हमारी सक्सेस टीचिंग का एक प्रोसेस है, वही असेंशियल है। असेंशियल क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव बने हुए तभी तो हम एक सक्सेसफुल टीचिंग प्रोसेस कर सकते हैं, अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर है टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड पर्पसफुल प्रोसेस, सो ऑब्जेक्टिव आर मोस्ट असेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल टीचिंग प्रोसेस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है एडगर डेल्स, डेल्स कोन की बात हो रही है, ठीक है। डेल्स कोन ऑफ लर्निंग स्टेट दैट आफ्टर 2 वीक वी टेंड टू रिमेंबर -% ऑफ व्हाट वी रीड। आपको बताना है अगर हम किसी चीज़ को पढ़े तो 2 हफ्ते बाद हम उसको कितना रिमेंबर रख सकते हैं, 50%, 30%, 10% या 20%। डेल्स कोन के मुताबिक बताना है। वेरी गुड वेरी गुड। कितने परसेंट रखते हैं? 10% रखते हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है आपसे लर्निंग स्टेट्स दैट आफ्टर 2 वीक वी टेंड टू रिमेंबर -% ऑफ व्हाट वी हियर। अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो 2 हफ्तों बाद हम उसको कितना रिमेंबर रख सकते हैं, 30%, 10%, 20%, 90%। वेरी गुड। अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं, अगर हमने ध्यान से सुना है तो हम किसी चीज़ को कितने परसेंट तक लर्न रख सकते हैं, सिर्फ 20%, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसमें बताना है आपको कि 2 वीक बाद हम किसी चीज़ को कितना रिमेंबर रख सकते हैं, कितने परसेंट रिमेंबर रख सकते हैं, 10%, 20%, 90%, 30%, अगर हमने किसी चीज़ को देखा है।
वेरी गुड, कितने? 30%। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अगर हम किसी चीज़ को नॉर्मली पढ़ते हैं तो 2 वीक बाद 10% याद रख सकते हैं, और अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो 2 वीक बाद 20% याद रख सकते हैं, और अगर किसी चीज़ को देखा है तो 2 हफ्ते बाद हम उसको सिर्फ 30% याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें बता रहे हैं कि 2 वीक बाद आप किसी चीज़ को कितना याद रख सकते हो अगर आपने देखा और सुना है। वेरी गुड, कितने परसेंट रख सकते हैं? 50% रख सकते हैं। तो मतलब कि आप मेरे को सुन भी रहे हो और साथ ही साथ में वीडियो देख भी रहे हो। तो हम 2 वीक बाद अगर आपका टेस्ट लूँगी, रिव्यू करूँगी, तो आप सिर्फ 50% याद रखेंगे या फिर ज़्यादा? अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप 100% याद रखें, तो इसलिए मैं इसी वीक में रिव्यू सेशन करूँगी। ठीक है, तो आपको 100% याद रहना चाहिए। मतलब इसने कहा है कि 2 वीक बाद हम 50% याद रख सकते हैं, अगर किसी चीज़ को देखें और सुने। तो मैं तो एक ही हफ्ते के अंदर ले रही हूँ, तो आई होप आपको 100% याद रहेगा। तो सभी ने शामिल होना है रिव्यू सेशन के अंदर, ताकि हम बार बार हमारे को रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार अगर हम पढ़ लें और साथ ही साथ रिवाइज़ कर लें, तो एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम गलत ना करें, सही करके आए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें बताना है हम उस चीज़ को 2 हफ्ते बाद कितना याद रख सकते हैं कि हमने कोई चीज़ कही थी। 90%, 70%, 50%, 30%। वेरी गुड, कितने परसेंट रख सकते हैं? 70% रख सकते हैं। अच्छा, जो लोग अक्सर मुकर जाया करते हैं ना, नहीं नहीं मैंने तो बोला ही नहीं, मतलब वो सिर्फ 30% भूलते हैं, 70% उनको याद होता है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगर आपने कुछ कहा है और किया है, 2 वीक बाद आप उस चीज़ को कितना याद रख सकते हो? 20%, 90%, 70%, 50%? वेरी गुड, कितने परसेंट रख सकते हैं हम? 90%। देखिए, अक्सर क्या पूछा जाता था कि अगर हम किसी चीज़ को करते हैं, डूइंग करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो हम उसको कितने परसेंट याद रख सकते हैं? 90% याद रख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया कि 2 वीक बाद कितना रख सकते हो अगर आप किसी चीज़ को बोलो और करो। तो मतलब बोलो और करो वाली बात किस में आ जाती है? हमारे प्रैक्टिकल के अंदर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि हम उसके अंदर डिस्कस भी करते हैं और इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, या आप बोल सकते हो दिशा निर्देश भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं, और साथ ही साथ में उनमें प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो हमको कितने परसेंट याद रहता है? 90% याद रहता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टीचिंग मीन्स क्रिएटिंग एन एप्लीकेबल लिंक अमंग द। टीचर किस किस के बीच लिंक बना रहा है? ठीक है, आपके टीचर लर्नर एंड करिकुलम के बीच, या फिर टीचर लर्नर एंड पेरेंट्स के बीच, या टीचर लर्नर एंड एनवायरनमेंट के बीच, या ऑल ऑफ द अबव?
किसके बीच आपका लिंक बना रहा है एक टीचर? वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसके बीच बनाता है? आपके टीचर, लर्नर और करिकुलम के बीच एक लिंक बनाता है, ठीक है, एप्लीकेबल लिंक बनाता है। तो एक टीचर खुद तो टीचर ही होगा। टीचिंग मीन्स, टीचिंग मीन्स क्रिएटिंग एंड एप्लीकेबल। टीचिंग मतलब कि शिक्षण किस चीज़ के बीच आपका लिंक बनाती है? तो किसकी चीज़ के बीच बनाती है? टीचर के बीच, लर्नर के बीच और करिकुलम के बीच। मतलब जो टीचिंग होती है वो एक टीचर करवाएगा, किससे करवाएगा? अपने लर्नर से करवाएंगे। किस चीज़ की? अपने करिकुलम की, ठीक है। तो हमारा सेशन हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताएं। और साथ ही साथ में हम सैटरडे और संडे को 2 दिन हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। जितना हमने डिस्कस किया है उसको हम रिव्यू करेंगे। तो आपने शामिल होना है पूरे टेस्ट में, बने रहना है। मैं मतलब कि 2 सेशन में डिवाइड कर दूंगी ताकि बहुत बड़ी मूवी ना बन जाए, नहीं तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा और आप थक जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 2 दिन रिव्यू कर लूँगी। तो बने रहना है हमारे साथ, रिवाइज करना है अच्छे से ताकि अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए और अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं जो सुनते हैं किसी की, है ना। तो चलो ठीक है, हमारा सेशन हो जाता है कंप्लीट। तो बाय बाय ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और बने रहिएगा हमारे साथ और हम भी बने रहेंगे आपके साथ। बाय ऑल, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, गुड बाय ऑल।